हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज पांडे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एंड क्लासेस। आज सॉल्यूशन के इस नए लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म की, जो कि सॉल्यूशन के चैप्टर के जो द्रव्यीय विलयन की तीसरी कंडीशन है, जहां पर विलायक के रूप में द्रव है लेकिन विलेय के रूप में ठोस पदार्थ को जब लिया जाएगा तो वहां पर अध्ययन जो हमारा आएगा वो अणुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? तो को मीन्स, आप देखिए को मीन्स होता है एक साथ, जिसे कोऑपरेट करना, सहयोग करना, ऐसे एक साथ। और जो लीगेर है, लीगेर मीन्स होता है आबंधित, यानी कि जुड़े रहना, एक साथ जुड़े रहना। यानी कि जो अणु जो होते हैं वो एक साथ जब जुड़ जाते हैं तो एक ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, कहां पर? जहां द्रव विलायक है और ठोस विलेय के रूप में है। तो वो प्रॉपर्टी जो क्रिएट होती है वो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाती है। क्या है उसकी डिफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। विलयन के वह गुण जो विलेय की प्रकृति या रासायनिक पहचान पर निर्भर ना होकर विलेय पदार्थों की कणों की संख्या या अनुपात पर निर्भर करता है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। पढ़ तो लिया बड़ी आसानी से, चलिए इसको समझते हैं सबसे पहले। यानी कि जितना विलेय का कण विलायक में मिलाया जाएगा तो उसमें तरह तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। कौन सी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, सबसे पहले एक एक करके लिख लेते हैं। निम्न गुण प्रदर्शित होते हैं इसके द्वारा, यानी कि जब हम किसी विलायक में विलेय को मिलाते हैं तो कौन कौन से गुण निकल करके आते हैं, फिर ये परिभाषाएं आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले नंबर एक है विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और नंबर दो है नंबर तीन है नंबर चार है तो ये कुछ प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगी जब हम विलेय को विलायक में मिलाएंगे। अब यहां मैं चलते चलते आपको एक चीज और बता दूं कि विलेय और विलायक होगा क्या। तो विलेय जो होगा हमारा वो अवाष्पशील ठोस होगा, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। अवाष्पशील ठोस का मतलब वाष्पित नहीं होगा, और जो विलायक होगा उसकी अवस्था क्या होगी? द्रव की होगी, और ये वाष्पशील होगा। ठीक, तो यहां पर जो हम कंडीशन पढ़ेंगे वो अणुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत ये चार कंडीशन को रेट करेंगे, जिसमें इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ पहले कंडीशन की बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए, अब यहां मैं आपको यह नियम या यह गुण समझाने से पहले आपको कुछ चीजों की चर्चा थोड़ी सी और बता दूं, क्योंकि ये ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, देखें कि जैसे ये एक पॉट है, बर्तन है, इसमें शुद्ध विलायक भरा हुआ है, शुद्ध विलायक भरा हुआ है। ठीक है, शुद्ध विलायक में जैसे हम मान लें कि H2O भरा हुआ है, और वो कैसा है? वाष्पशील है, क्योंकि पानी उड़ जाता है, वाष्पित हो जाता है। ठीक, और ये वाष्पित होगा
तो दाब डालेगा और इसका वाष्प का दाब ही वाष्प दाब कहलाएगा। राइट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें हम मिला देते हैं विलय। कौन सा विलय? अवाष्पशील ठोस। अवाष्पशील ठोस, जैसे कि आप ले सकते हैं NaCl। क्यों? क्योंकि NaCl वाष्पित नहीं होता है। अब देखिए, यहां जब वाष्पित हो रहा था हमारा विलायक, तब हम मान लें कि जो इसका वाष्प दाब था शुद्ध अवस्था में क्या था? P1 नॉट था। और मोल अंश इसका क्या था? X1। मोल अंश इसका X1 और वाष्प दाब P1 नॉट। ठीक। अब जब दोनों को मिलाने के बाद में क्या बना दिया? विलयन। तो विलयन में आप देखेंगे भाई कि अभी यहां जो कंडीशन थी कि केवल विलायक था, खाली पानी था, आराम से मजे से वाष्पित हो रहे थे। अब यहां हुआ क्या कि NaCl भी घुल गया। तो NaCl घुल गया तो इनकी सतह पर NaCl भी आ जाएगा। ठीक, NaCl भी है और वाटर भी आपका है इसकी सतह पर। लेकिन यहां सतह पर क्या है? केवल और केवल वाटर है, यानी कि इनको वाष्पित होने से कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन यहां जब NaCl के मॉलिक्यूल इसमें घुल गए तो अंदर भी है कुछ और कुछ सतह पर भी हैं। तो जो सतह पर NaCl के अणु हैं वो किस अवस्था में है? अवाष्पशील, क्योंकि पहले ही इसको बताया जा चुका है। तो ये करेंगे क्या कि ये जो वाष्पित हो रहे हैं इनके वाष्पित होने की प्रक्रिया को कम कर देंगे। आप समझ गए होंगे बात को कि जब ये सरफेस पर आ गए हैं तो ये अणु जो वाष्पित हो रहे हैं वाटर के अणुओं को क्या कर देगा? रोक देगा या उनकी गति को मंद कर देगा और ये वाष्पित होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे या पहले से कुछ कम हो जाएंगे। ठीक। अब यहां अगर हम देखें तो यहां जो हमारा वाष्प दाब है इसको हम मान लें P1। यहां वाष्प दाब क्या मान लिया हमने? P1 नॉट, क्योंकि शुद्ध अवस्था में है। यहां वाष्प दाब क्या मान लिया हमने? P1। क्यों? क्योंकि यहां वाष्प दाब यहां की अपेक्षा कम हो रहा है, तो यहां परिवर्तन हो रहा है वाष्प दाब का। ठीक है, चलिए इसके लैंग्वेज को लिख लेते हैं। सबसे पहले यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तो पहले ही बताया गया कितना है? P1 नॉट। तथा मोल अंश, इसका मोल अंश कितना है? क्योंकि ये अवयव फर्स्ट है भाई, तो अवयव फर्स्ट का मोल अंश X1। ये अवयव विलायक जो होता है अवयव फर्स्ट होता है और विलय जो होता है अवयव सेकंड होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। तथा विलयन में वाष्प दाब, अब विलयन में विलायक का वाष्प दाब कितना हो गया? P1। ठीक है, देखिए मैंने यहां NaCl का मोलंश नहीं लिखा है क्योंकि NaCl वाष्पित नहीं होगा, लेकिन कुछ मोलंश है यहां जो इसको अधिक वाष्पित होने से रोकता है। लेकिन जो हमारी परिभाषा कह रही है कि विलयी पदार्थों की कणों की संख्या या अनुपात पर निर्भर करता है, तो कैसे निर्भर करता है यही चीज मैं आपको यहां बताने वाला हूं। ठीक है, तब राउल्ट के नियम से आइए इसको फिर से देखते हैं। राउल्ट के नियम से, और राउल्ट का नियम आप पढ़ चुके हैं पहले ही। क्या पढ़े हैं? राउल्ट का नियम कि P1 इक्वल टू P1 नॉट X1। समझ के बात को ना? P1 इक्वल टू P1 नॉट X1। ठीक है, अब देखें यदि विलयन
में जो वाष्प दाब में जो कमी आ रही है, यदि विलयन में वाष्प दाब अवनमन, कमी का मतलब क्या होता है, अवनमन, यानी कि विलयन में ये हमारा वाष्प दाब है, ये कमी नहीं है, ये पहले का वाष्प दाब है, ये बाद का वाष्प दाब है, लेकिन दोनों के बीच में कितनी कमी आ रही है वो चीज यहां लिख रहे हैं हम। यदि विलयन में वाष्प दाब अवनमन डेल्टा P1 हो तब, ध्यान रखें। तो अब आपको पता है ये ज्यादा वाष्प दाब है, यहां कम है, तो कितने का अंतर आ रहा है, आप समझे बात को ऐसे कि कभी किसी की वैल्यू 10 थी और बाद में कितनी हो गई, 8 हो गई, यानी कि ये आपका P1 नॉट है और ये आपका P1 है, और इनके बीच में जो कमी आ रही है वो कमी कितनी है, डेल्टा P1 की। तो डेल्टा P1 कैसे निकालेंगे हम, P1 नॉट से P1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, P1 नॉट से P1 को घटा देंगे और डेल्टा P1 हमें निकल आएगा। ठीक है, देखें, तब डेल्टा P1 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, P1 नॉट माइनस P1, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। आप देखें, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P1 इक्वल टू P1 नॉट माइनस, अब P1 बराबर है क्या, P1 नॉट x1, P1 नॉट x1, तो इस P की जगह हम इस P की P1 यानी कि इस P1 की जगह इस P1 की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहां हम रख दें P1 नॉट x1, राइट। कहां से इसको रखा गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। आप देखें क्या होगा, फिर मैथमेटिकल टर्म है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। कॉमन क्या है इसमें, P1 नॉट, राइट, यहां क्या बचा 1 और माइनस यहां क्या बचा x1, क्लियर। तो डेल्टा P1 इक्वल कितना हो जाएगा, P1 नॉट इंटू 1 माइनस x1 इक्वल टू x2, 1 माइनस x1 इक्वल टू x2, क्यों, क्योंकि आप जाएं थोड़ा सा पीछे के, यानी कि जो न्यूमेरिकल्स में हमने बताया आपको, मोल अंश जब निकाला गया था क्या था कि x1 प्लस x2 बराबर 1, फिर से देख ले, x1 प्लस x2 बराबर 1, तो अगर हमें x2 बराबर निकालना है तो x1 इधर जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x2 बराबर 1 माइनस x1, तो 1 माइनस x1 की जगह हम x2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहां मैंने आपको लिख के बता भी दिया थोड़ा सा, अब आप समझ गए होंगे थोड़ी सी बात। मैंने यही आपको बताई थी कि इसके वाष्प दाब को कम करने का पूरा के, यानी कि पूरा का पूरा रोल किसका है, NaCl का, और इसका मोल अंश कितना है, x2 है, क्योंकि इसका x1 इसका x2, लेकिन यहां हमने कहीं नहीं लिखा x2, यहां हमने कहीं नहीं लिखा x2, लेकिन ये x2 आ गया। अब देखिए फिर से क्या कह रहा है कि विलेय पदार्थों की कणों की संख्या या अनुपात पर ही निर्भर करता है विलयन का कोई गुण, यानी कि जैसे इसमें पहला गुण हम देख रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो आपेक्षिक अवनमन का गुण भी किस पर निर्भर करता है, विलेय पदार्थ की संख्या पर। x2 क्या है, संख्या है, अनुपात है, मात्रा है, ठीक है।
रासायनिक पहचान पर निर्भर नहीं करेगा कि कैसा है देखने में, इससे कोई मतलब नहीं। अवाष्पशील है बस, मात्रा कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, सफेद है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मतलब किस पर है कि वो अवाष्पशील होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। हुआ क्या यहां, वही चीज कि जो वाष्प दाब में जो कमी आ रही है, वाष्प दाब जो अवनमन आ रहा है, वो अवनमन किसके अनुसार आ रहा है, NaCl के मोल अंश के अनुसार। ठीक, अब चलिए आगे क्या करें हम, देखिए देखिए लिखा क्या हमने कि अतः स्पष्ट है कि विलयन में विलायक का वाष्प दाब अवनमन, यानी कि इस विलयन में जो विलायक है कौन, वाटर के वाष्प दाब का जो अवनमन है, जो कमी आ रही है, अवाष्पशील ठोस विलय के कणों यानी कि कणों या मोल अंश पर निर्भर करता है। समझ गए बात को ना, इसमें जो कमी आ रही है इस विलयन में विलायक के वाष्प दाब में, वो कहीं ना कहीं अवाष्पशील ठोस के मोल अंश पर ही निर्भर करती है। अब थोड़ा सा इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। इस सेकंड इक्वेशन तक हम लोगों ने देख लिया था। अब देखिए यहां हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P1 नॉट बाई, यानी कि डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू x2। x2 क्या है, दूसरे अवयव का मोल अंश है। दूसरा अवयव कौन सा हमारा, विलेय है। तो यानी कि किसी भी अवयव का मोल अंश अगर निकाला जाता है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू दूसरे अवयव का मोल अंश, मतलब दूसरे अवयव के मोलों की संख्या अपान कुल अवयव के मोलों की संख्या। ठीक, यानी कि जहां N1 विलायक के मोल हैं तथा विलेय के मोल हैं। ठीक है, क्लियर। अब यदि क्या हो, जो N2 हमारा है वो कम हो किसकी अपेक्षा, N1 की अपेक्षा, यानी कि तनु करने का मतलब ये होता है कि विलेय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि वाटर ज्यादा हो और जो विलेय उसमें मिलाया गया वो बहुत कम हो। तो क्या होगा, उसकी वैल्यू को बहुत कम मान लिया जाता है, उसका मोल अंश कम मान लिया जाता है। तब हर में क्या करेंगे, N2 को छोड़ देते हैं, जो अंश में लिखा है उसको लिखा रहने देंगे, लेकिन हर में N2 को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। तब क्या होगा, डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इक्वल, और यहां केवल और केवल N1 नॉट लिखेंगे। N1 नॉट का मतलब केवल विलायक का मोल अंश शुद्ध अवस्था में। जब शुद्ध अवस्था में किसी का भी कोई प्रॉपर्टी या उसका प्रतीक दर्शाया जाता है तो नॉट इसीलिए लगा दिया जाता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक अवस्था उसको कही जाती है। ठीक है, चलिए अब यहां एक चीज और कि ये मोल हैं। अब मोल कैसे निकालते हैं, आप ध्यान दें कि डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू N2 क्या है, दूसरे अवयव का मोल अंश, यानी कि मोल है तो मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान अपान मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान वेट दूसरे का W2 और M2 मोलर द्रव्यमान, और ये क्या है, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको तो ये W1 बाई, यहां क्या रहेगा M1
अब डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, तो W2 इंटू M1 ऊपर हो जाएगा और M2 इंटू W1 इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करें, यदि आप ध्यान दें, या यदि ना लिख करके या ही लिखें हम, और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो डेल्टा P1 बराबर आपको क्या बताएगा कि P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 और इक्वल कितना हो जाएगा, W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2, W1 इंटू M2। ठीक, तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का। तो अच्छे से ये समझ में आ गया होगा आपके। आइए चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद में आगे की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय जिसका मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम मोल इनवर्स है की मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर 80% रह जाए। तो यहां एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि विलेय कौन है, विलायक कौन है, क्योंकि घोला किस में जा रहा है, ऑक्टेन में। तो ऑक्टेन घोल रहा है अपने आप में, ये विलायक है, और जो अवाष्पशील है विलेय लिखा हुआ है वो दूसरा वाला कंपोनेंट है, इसको हम विलेय मानते हैं। कौन कौन सी चीजें यहां दी गई हैं, आइए सबसे पहले उसको देखते हैं, उसके बाद में कंडीशन को सॉल्व करते हैं। 114 ग्राम ऑक्टेन दिया है, यानी कि विलायक जो है हमारा वो कौन है, ऑक्टेन है, यानी कि C8H18, C8H18 ये ऑक्टेन का सूत्र है। का मोलर द्रव्यमान, ध्यान रखें, का मोलर द्रव्यमान यानी कि M1, समझे बात को, ये फर्स्ट है और विलेय जो होता है वो सेकंड होता है। तो इसका मोलर द्रव्यमान दिया है या नहीं दिया है तो हम निकाल लेंगे। कितना है, कार्बन का 12 होता है, 8 कार्बन, तो 12 8 96, और 18 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 18 हाइड्रोजन, ये मिलाकर के 114 ग्राम। फिर से एक बार आप समझ लें, कार्बन का 12 होता है, 12 8 96, और 18 हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 ही होता है, तो 96 और 18 114। ठीक, तथा और कौन सी चीज, भाई भार निकालना है हमें, ठीक है, तथा द्रव्यमान, वो मोलर द्रव्यमान था और ये खाली द्रव्यमान है, यानी कि W1 बराबर दिया हुआ है पहले से कितना, 114 ग्राम। ठीक, अब देखें जो हमारा विलेय है उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। विलेय का मोलर द्रव्यमान ध्यान दें, यानी कि M2 दिया हुआ है 40 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक। फिर बात करते हैं यहां विलेय का द्रव्यमान, यानी कि W2। तो W2 ही यहां निकालना है। कह रहा है अवाष्पशील विलेय की मात्रा घोली जाए। कितनी मात्रा घोली जाए किसी अवाष्पशील विलेय की, कि ऑक्टेन का जो वाष्प दाब है वो घटकर 80% हो जाए। ठीक है, तो यही हमको यहां ज्ञात करना है विलेय का द्रव्यमान W2। अब एक चीज और, P1 नॉट बराबर शुद्ध अवस्था में ऑक्टेन का
वाष्प दाब कितना, अगर वाष्प दाब नहीं दिया है, ध्यान रखें, तो आप उसको 100 एटीएम मान लीजिए, एक एटीएम नहीं तो 100 एटीएम, ठीक। और जब विलयन बन जाता है तो विलयन बन जाने पर वाष्प दाब कितना हो जाएगा, P1, ये बताया गया। तो P1 इक्वल टू कह रहा है कितना हो जाए, घटकर 80% हो जाए, तो 100 का 80% कितना होगा, 80 एटीएम, ठीक। क्लियर हो गए। तो अब सूत्र, कौन सा सूत्र, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई M2 इंटू W1 से, राइट। अब यहां एक एक का मान हम रख देते हैं। P1 नॉट कितना है, 100, P1 नॉट 100 माइनस P1 कितना है, 80 बाई P1 नॉट कितना, 100 इक्वल W2 कितना है, ये हमको निकालना है, इसको ऐसे लिखा रहने दें। M1 कितना है, M1 114 ग्राम मोल इनवर्स बाई M2 कितना, 40 ग्राम मोल इनवर्स, और इनटू W1 कितना है, W1 यानी कि 114 ग्राम, W1 भी हमारा कितना है, 114 ग्राम, ठीक। अब क्या करें, ग्राम मोल इनवर्स से ग्राम मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी बात, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो सॉल्व करने के बाद में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा W2 बराबर 10.0 ग्राम, 10.0 ग्राम, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर से एक बार समझ लें कि यहां जो हमने वाष्प दाब मान लिया है, क्योंकि नहीं दिया गया इसलिए अपने अकॉर्डिंग आप इसको मान लेंगे। आपने 100 मान लिया तो उसका 80% 80, एक मान लेते तो 0.8 होता। अगर दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जितना दिया है वाष्प दाब उतना हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल देखा हमने वाष्प दाब के अवनमन से रिलेटेड। तो जैसा भी लगा होगा वीडियो जरूर बताइएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं फिर आपको कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।